Hello, medicos. Today we will start with the liver function test. We'll continue the liver function test. हमने पिछले में देखा था सीरम बिलिरुबिन. सीरम बिलिरुबिन का सिग्निफिकेंस क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस, प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस. आज हम लीवर फंक्शन टेस्ट कंप्लीट करेंगे. इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लीवर एंजाइम्स. लीवर एंजाइम्स में जैसे हमने सबसे पहले देखा था इसमें कि ये लीवर है, लीवर से हमारा बिलियरी सिस्टम निकलेगा. अगर इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इस बिलियरी सिस्टम में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई भी डैमेज होगा, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटरल ट्रांसफरेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेज. ठीक है, ये चीज़ है. और कहीं भी अगर लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, लीवर में अगर इंजरी होगी, तो उसके अंदर हमारे एंजाइम्स रिलीज होंगे सीरम ट्रांसमिनेज, सीरम ट्रांसफरेजेस. इसके अंदर है ALT, जिसका दूसरा नाम है SGPT, और दूसरा होगा AST, ये है SGOT. अभी स्पेसिफिक टाइप्स में अभी देखेंगे. तो इसके अंदर जैसे एंजाइम्स विच रिफ्लेक्ट द डैमेज टू द हेपेटोसाइट्स, इसके अंदर हम दो तरह से एंजाइम्स डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, एंजाइम इंडिकेटिंग द हेपेटोसेलुलर डैमेज. इसके अंदर जैसे अभी देखा था, अगर कोई भी लीवर डैमेज होगा तो उसके अंदर हमारा अमीनो, ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं वो इंक्रीज होंगे. इसके अंदर दो एंजाइम्स हैं हमारे, ALT, इसका दूसरा नाम है SGPT. प्रेफरेंस हमें ALT नाम को देना है. एंड सेकेंड वन इज AST, अदर नेम इज SGOT. फिर दूसरा है एंजाइम्स इंडिकेटिंग द कोलेस्टेसिस और ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी सिस्टम. इसके अंदर हमारा था ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटरल ट्रांसफरेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेज. फिर नेक्स्ट इज एंजाइम इंडिकेटिंग हेपेटोसेलुलर इंजरी. अब स्पेसिफिक एंजाइम्स पे आए तो सबसे पहले AST. AST इज एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, अदर नेम इज SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएस्टेट ट्रांसअमीनेज. नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 45. It is present in both cytoplasm and mitochondria. It is less specific for any liver disease. ये चीज़ मेन हाईलाइट करना है इसमें अंदर. दिस एंजाइम इज लेस स्पेसिफिक लीवर डिजीज. अगर किसी पेशेंट में लीवर इंजरी होती है और उसके अंदर आइसोलेटेड सिर्फ AST इंक्रीज है, तो इट इज़ नॉट सजेस्टिव ऑफ लीवर इंजरी. अभी स्पेसिफिक रीजंस हम बाद में देखेंगे क्या कारण हो सकते हैं. क्यों है लेस स्पेसिफिक? लेस स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि लीवर के अंदर तो है ही प्रेजेंट, प्लस साथ में इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन किडनी, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन. तो अगर AST इंक्रीज है तो देयर कुड बी चांसेस कि लीवर इंजरी है, बट देयर कुड बी चांसेस कि स्केलेटल मसल इंजरी है, देयर कुड बी चांसेस किडनी इंजरी है, देयर कुड बी चांसेस ब्रेन इंजरी है. देयर कुड बी, अगर मसल है तो उसके अंदर इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व MI में भी रेज होगा. स्पेसिफिक रीजन अभी देखेंगे. तो इसके अंदर कोई भी कहीं भी इंजरी होगी, ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी, OOT कुड बी रेज्ड. तो इसलिए इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू लीवर एंजाइम. अगर OT रेज्ड है तो उसमें हमेशा बोलेंगे कि लीवर डिजीज है, ऐसा स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट इज ALT. ALT इज लीवर स्पेसिफिक. इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू द लीवर. इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट ओनली इन लीवर. इसका दूसरा नाम है SGPT. इट इज़ अ साइटोसोलिक एंजाइम. इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इट इज़ नॉर्मल रेंज इज लेस देन 40, सेम एज SGOT. तो ALT प्राइमरली फाउंड इन लीवर ओनली, तो इसलिए इट इज़ लीवर स्पेसिफिक. ALT स्पेसिफिक फॉर लीवर डिजीज. अगर ये एलिवेट होता है तो इट इज़ इंडिकेटेड ऑफ लीवर नेक्रोसिस और डैमेज टू लीवर. इट इज़ इंडिकेटेड टू डैमेज टू लीवर. तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ALT इज स्पेसिफिक फॉर लीवर वाइल AST और SGOT इज नॉट स्पेसिफिक टू लीवर. दूसरा हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इसके अंदर ALT है, ALT यानी SGPT, ALT, इट रिक्वायर पैराडॉक्सल फॉस्फेट या B6 फॉर इट्स फॉर्मेशन एज कोएंजाइम. यानी SGPT ALT को बनने के लिए B6 इज रिक्वायर्ड, पैराडॉक्सल फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड. लेकिन जो एल्कोहलिक पेशेंट हैं, इन एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर एल्कोहल इनहिबिट B6, एल्कोहल इनहिबिट B6, तो उसकी वजह से इस पेशेंट्स में OTP, ये जो SGPT है वो बन नहीं पाता. इसलिए एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर SGOT इज मोर देन SGPT. क्यों SGOT मोर देन PT? क्योंकि SGPT ये ALT बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा B6 की डेफिशिएंसी हो रही है, विच इज़ ड्यू टू इनहिबिशन बाय एल्कोहल. तो जिसकी वजह से SGPT बन नहीं पा रहा, क्योंकि B6 कोएंजाइम की तरह काम करता है. ठीक है, तो कॉजेज ऑफ AST राइज. अब हमने देखा था जैसे AST इज लीवर नॉन स्पेसिफिक, यानी अगर ये इंक्रीज होगा तो इट कुड इंडिकेट लीवर इंजरी, बट इट कुड ऑल्सो इंडिकेट अदर डिजीजेस. तो किस किस डिजीज में बढ़ सकता है? एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया, सिरोसिस ऑफ द लीवर, हेपेटाइटिस,
even it can include मतलब it can increase in pancreatic disease like acute pancreatitis, inflammation of pancreas. It can increase in, जैसे हमने देखा था किडनी में also it can present. तो अगर रीनल फेलियर है, ये इंजरी टू किडनी टिश्यू है, तो उसके अंदर भी इट कैन इंक्रीज. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मायोकार्डियम, तो इट कैन इंक्रीज इन हार्ट अटैक. और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द मसल्स, तो इन प्राइमरी मसल डिसऑर्डर लाइक मायोसाइटिस इट कैन ऑल्सो इंक्रीज. रेब्डोमायोलाइसिस इट कैन इंक्रीज. Recent surgery, in cases of surgery also due to stress, AST could increase. Next is the causes of ALT increase. ALT यानी SGPT. तो causes of ALT increase जैसे देखा था, ALT is specific for liver injury. It is specific to liver. तो अगर ALT significantly raised है, it is suggestive कि कहीं ना कहीं liver में damage है. तो if ALT is increased, it could indicate alcoholic liver disease. It could indicate cancer of the liver. It could indicate inflammation or hepatitis of the liver, non-cancerous tumor of the liver, use of medication जो liver के लिए toxic है, cirrhosis और scarring of the liver, और death of liver tissue, liver necrosis. ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे ALT AST वैल्यूज किस तरह से OTPT की वैल्यू और कितनी अमाउंट में वैल्यूज हैं, कितना नंबर इंक्रीज है, उसके बेसिस पे वी कैन गो टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस. तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे OTPT वैल्यूज. सबसे पहले देखेंगे OTPT. फर्स्ट इज LT, हमने जैसे बोला था इट इज PT, AST इज OT. सबसे पहला केस सिनेरियो है इसके अंदर ALT मोर देन AST. ALT हमने क्या बोला था, इट इज PT, AST इज OT. यहाँ पे हमारा PT ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OT, और PT को हमने क्या कहा था, इट इज़ लीवर स्पेसिफिक, लेकिन OT लीवर स्पेसिफिक नहीं है. तो इसके अंदर कि PT रेज्ड है एंड लीवर स्पेसिफिक एंजाइम इज रेज्ड है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लीवर में इंजरी है. फिर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 150 और विद इन 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल. यानी लीवर इंजरी तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा लीवर इंजरी नहीं हो रही. तो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज कुछ भी होंगे. इसका मतलब ये है कि या तो हमारे पास लीवर टिश्यू बहुत ज़्यादा बचा ही नहीं है, यानी जैसे मेरे पास 1000 लीवर सेल्स होने चाहिए थे, 1000 में से मेरे पास सिर्फ अभी 500 लीवर सेल्स बचे हैं. तो यानी लीवर में इंजरी तो हो रही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ALT इंक्रीज नहीं कर पा रहे कि जिससे वो ब्लड में सिग्निफिकेंटली रेज दिखे. या दूसरा कारण हो सकता है कि कोई क्रॉनिक कंडीशन चल रही है, बहुत लंबे टाइम से कंडीशन चल रही है जो बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, इसकी वजह से जो PT वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा रेज नहीं है. अब इसमें सबसे पहले कॉजेज देखते हैं इसके. तो कॉजेज में फर्स्ट विल सी हिपैटिक कॉजेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉजेज, हिपैटिक नॉन हिपैटिक कॉजेज. सबसे पहले हिपैटिक कॉजेज. हिपैटिक कॉजेज में एनी कंडीशन विच इज क्रॉनिक इन नेचर. क्रॉनिक में इट कुड बी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, autoimmune hepatitis. Most common causes chronic virus hepatitis, chronic viral hepatitis. It could be hepatitis B, C or D. Most common cause of this type of picture यानी ALT more than AST with values within 150 or 5 times of the normal limit. It is chronic viral hepatitis. Then hemochromatosis, chronic intake of medications and toxins which are damaging to the liver. Steatosis, most likely non-alcoholic steatohepatitis. And also in Wilson disease it could cause similar type of picture. Then another non-hepatic causes of same picture, that is कि PT ज़्यादा है as compared to OT, लेकिन इसके अंदर enzymes are within 5 times of the normal. तो causes could be celiac disease, causes could be hyperthyroidism. अब इसी में हम दूसरा कॉज देखेंगे. इसके अंदर ALT वैल्यूज, ALT हमने क्या बोला था, लीवर स्पेसिफिक है ना, लीवर स्पेसिफिक ALT. लेकिन यहाँ पे हमारी ALT की वैल्यूज कितनी है, मोर देन 1000 और 20 to 25 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल. यानी ALT सिग्निफिकेंटली रेज्ड है. सिग्निफिकेंटली रेज्ड है इसका मतलब कि लीवर में कहीं ना कहीं एक्यूटली बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, एक्यूटली लीवर इंजरी हुई है. अब जैसे ये मेरे पास लीवर है, अब ये मेरे पास लीवर है और ये बिलियरी सिस्टम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई भी एक्यूट हेपेटाइटिस. या दूसरा यहाँ पे अगर सडन ऑब्स्ट्रक्शन होगा बिलियरी सिस्टम पे, तो यहाँ पे बाइल जो सॉल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, वो फिर यहाँ के बाद लीवर के अंदर एक्यूमुलेट होंगे एंड इट कैन कॉज हेपेटाइटिस और इट विल कॉज लीवर इंजरी, सडन लीवर इंजरी. तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमारे पास जो सेम पिक्चर आएगी OT, ये PT मोर देन OT यानी ALT मोर देन AST एंड वैल्यूज विद इन थाउजेंड्स और 20 to 25 टाइम्स द नॉर्मल. तो इसके अंदर हम कॉजेज देखेंगे. सबसे पहले हिपैटिक कॉजेज. तो जैसे अभी देखा था एक्यूट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या बड कियारी ऑब्स्ट्रक्शन. बड कियारी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सडन देयर इज वीनस कंजेशन, अचानक से लीवर में इन्फ्लेमेशन होगी, इट विल कॉज सडन एक्यूट हेपेटाइटिस. कोई भी मतलब इसके अंदर कॉजेज सारे वही हैं जो सडनली लीवर में एक्यूट हेपेटाइटिस कर रहे हैं. लीवर में सडन सीवियर इंजरी कोई भी अगर डिजीज करेगा तो इट विल कॉज द सेम पिक्चर. तो बड कियारी सिंड्रोम हो गया. अनदर इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इट कुड बी B
it could be C, mostly it will be B only, or A or E. Then autoimmune hepatitis, then drugs and toxin causing sudden acute hepatitis, then hepatic artery ligation, ischemic hepatitis, and even Wilson can cause this ALT more than AST with values more than 1000. अब हमारे पास तीसरी पिक्चर है इसके अंदर। तीसरी पिक्चर में क्या है, AST मोर देन ALT। अब AST हमने क्या बोला था, यानी OT, ये लीवर नॉन स्पेसिफिक है, लीवर नॉन स्पेसिफिक है ना। अब इसमें लीवर नॉन स्पेसिफिक है, फिर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू देखी, तो इसके अंदर जो लीवर नॉन स्पेसिफिक की वैल्यूज हैं वो मोर देन 1000 है और विद इन 20 to 25 टाइम्स द नॉर्मल, यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रेज्ड है ना। इसका मतलब क्या है कि लीवर के बाहर मोस्ट लाइकली कॉज है इंजरी का। या हमने क्या बोला था अभी पिछले साइड्स में कि जो एल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं, जो एल्कोहल रहता है, एल्कोहल इनहिबिट करता है B6 को, विटामिन B6 को, जो होता है को फैक्टर ALT का, ALT यानी SGPT का, है ना, SGPT का को फैक्टर रहता है। एल्कोहल ने इनहिबिट किया, तो एल्कोहलिक पेशेंट में अगर मेरे लीवर इंजरी होगी तो उसके अंदर PT रेज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्कोहल ने B6 को इनहिबिट कर दिया। तो ऐसे पेशेंट में सिर्फ हमारे पास OT ही बचता है जो रेज्ड होगा, है ना, PT रेज ही नहीं हो पा रहा, तो SGOT हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो सेम हमारे पास कंडीशन आएगी कि OT मोर देन PT हो जाएगा डिस्पाइट बीइंग एक्यूट लिवर इंजरी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एल्कोहल ने विटामिन B6 को इनहिबिट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हमारे पास जैसे हमने देखा कि AST मोर देन ALT विद वैल्यूज मोर देन 1000 और 20 to 25 टाइम्स। तो अब इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, कॉजेज में देखें तो सबसे पहले हिपेटिक कॉजेज, लीवर के कॉजेज वही था, एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हो रहा है और पेशेंट मेडिकेशन और टॉक्सिन, मतलब किसी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाए, या तो वायरल हेपेटाइटिस हो जाए या कोई मेडिकेशन और टॉक्सिन की वजह से हेपेटाइटिस हो जाए इन पेशेंट ऑफ अंडरलाइंग एल्कोहलिक लीवर डिजीज। इसमें कभी भी एक्यूट हेपेटाइटिस में OT मोर देन PT नहीं होगा अनलेस पेशेंट इज हैविंग अंडरलाइंग एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहल पेशेंट ले रहा है जिसकी वजह से विटामिन B6 डेफिशिएंसी है, और विटामिन B6 डेफिशिएंसी की वजह से उसका जो PT है वो बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली OT रेज्ड है एज मोर एज कम्पेयर टू PT। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज नॉन हिपेटिक कॉजेज। नॉन हिपेटिक कॉजेज में जैसे हमने देखा था OT जो है नॉन स्पेसिफिक टू लीवर, इट इज प्रेजेंट इन मसल्स, इट इज प्रेजेंट इन किडनी, इट इज प्रेजेंट इन बोन्स, तो इट इज प्रेजेंट इन प्लेसेंटा ऑल्सो। तो अगर इतना ज़्यादा AST रेज्ड है, इतना ज़्यादा OT रेज्ड है, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है, इसके अंदर वी हैव टू रूल आउट एक्यूट रेप्डोमायलिसिस, यानी बहुत ज़्यादा मसल इंजरी कहीं पे हुई है जिसकी वजह से OT रेज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला ये तीसरा केस सिनेरियो हुआ। अब चौथा है हमारे पास सेम, AST इज मोर देन ALT। AST क्या है, OT इज लीवर नॉन स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज कराई तो इट इज विद इन 150 और अंडर 5 टाइम्स द नॉर्मल, यानी AST रेज तो है लेकिन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रेज नहीं है। तो इसके अंदर भी दो कॉजेज हो सकते हैं, हिपेटिक कॉज, नॉन हिपेटिक कॉज। हिपेटिक कॉज में AST हमेशा जब ही रेज्ड होगा जब भी हमारे पास लीवर इंजरी होगी अंडरलाइंग एल्कोहल, यानी पेशेंट एल्कोहल ले रहा है जिसकी वजह से लीवर इंजरी है, तभी AST रेज्ड होगा। अदरवाइज हर पेशेंट में अगर AST रेज्ड है तो हमें लीवर के बाहर का कुछ चीज़ सोचनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसके अंदर अगर हिपेटिक कॉज है, इसमें अगर हिपेटिक कॉज है तो कैसे अप्रोच करेंगे। हमने जैसे अभी बताया कि हिपेटिक अगर कॉज है और AST रेज है तो हमेशा हमें एल्कोहलिक लीवर डिजीज अंडरलाइन सोचना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉजेज एल्कोहलिक लीवर डिजीज और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अंदर हम देखेंगे AST इज टू ALT रेशियो अगर मोर देन 2:1 है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, और अगर OT मोर देन PT एंड वैल्यूज आर मोर देन 3:1 तो इट इज डेफिनेटिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, है ना। तो इसके अंदर ये चीज़ देखना है, हिपेटिक कॉज है अगर AST मोर देन ALT है विद वैल्यूज लेस देन 150 और विद इन 5 टाइम्स द नॉर्मल, तो इसके अंदर एल्कोहलिक लीवर इंजरी हमें सस्पेक्ट करना है। और इसके अंदर ALT इज टू AST रेशियो मोर देन 2:1 है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, और इफ AST इज टू ALT वैल्यूज मोर देन 3:1 है तो इट इज ऑलमोस्ट डेफिनेटिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, और बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। अदर कॉज इज एक्यूट हेपेटाइटिस विद अंडरलाइंग सिरोसिस, है ना, ये चीज़ दूसरा कॉज है। बेसिकली हमें अल्कोहल सबसे पहले यही वाला देखना है। अनदर इज नॉन हेपेटिक कॉजेज। नॉन हेपेटिक कॉजेज जैसे हमने देखा था अगर पेशेंट एल्कोहलिक नहीं है और AST मोर देन ALT है तो हमेशा नॉन हेपेटिक कॉज देखना है। फर्स्ट इज हाइपोथायराइड, मैक्रो AST, मायोपैथी और एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज जिसकी वजह से हमारा AST ब्लड में थोड़ा बहुत रिलीज हुआ लेकिन इतना सिग्निफिकेंट रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये बहुत आसान है, एक बार वीडियो दोबारा से देखना, बहुत ईजी है। जैसे इसके अंदर देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे ALT टू AST वैल्यूज।
अगर हमारा ALT मोर देन AST है विद वैल्यूज अंडर 150 और 5 टाइम्स द नॉर्मल, इसके अंदर मतलब इंजरी लीवर के अंदर है लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट लीवर इंजरी नहीं है, यानी क्रॉनिक कोर्स चल रहा है पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से कि लीवर अडेप्ट हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले हिपेटिक कॉजेज में इट कुड बी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इट कुड बी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉजेज एक्यूट क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, chronic insult to the liver by medications and toxins, non-alcoholic steatohepatitis and Wilson's disease, and in non-hepatic causes, cause could be celiac disease, cause could be hyperthyroidism. Another is, if first we'll see the ALT-AST values, अगर ALT-AST values में ALT is more than AST and ALT values are more than 1000 और 20 to 25 times the normal, इसका मतलब है कि लीवर में acute insult हुई है। लीवर में एक्यूट इंसल्ट का कारण क्या हो सकता है, कोई भी कॉज कॉजिंग एक्यूट हेपेटाइटिस। तो हेपेटिक कॉजेज में एक्यूट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन विच इज कॉजिंग एक्यूट हेपेटाइटिस ड्यू टू द बैक फ्लो, बर्ड-चियारी सिंड्रोम, और अनदर इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस ड्यू टू ड्रग्स एंड टॉक्सिन, हेपेटिक आर्टरी लाइगेशन, इस्केमिक हेपेटाइटिस एंड विल्सन डिजीज। एंड हमारे पास थर्ड केस सिनेरियो है, ALT-AST हमने पेशेंट का कराया जिसके अंदर AST इज मोर देन ALT एंड वैल्यूज आर मोर देन 1000 और 20 to 25 टाइम्स नॉर्मल। जैसे हमने देखा था AST इज लीवर नॉन स्पेसिफिक, यानी लीवर के बाहर का कॉज देखना है। ये किसी भी पेशेंट में अगर कोई अंडरलाइंग एल्कोहलिक लीवर डिजीज है उसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस होगा भी तो उसमें हमारा ALT रेज नहीं होता, क्योंकि ALT इस को फैक्टर है विटामिन B6, तो विटामिन B6 को एल्कोहल इनहिबिट करता है। तो अगर मेरे पास एल्कोहल होगा तो उसकी वजह से B6 इनहिबिट होगा जिसकी वजह से ALT प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक्यूट हेपेटाइटिस ड्यू टू टॉक्सिन्स और ड्यू टू एनी वायरस इन अंडरलाइंग एल्कोहलिक लीवर इंजरी, और नॉन हेपेटिक कॉज जो मोस्ट कॉमन है जिसके अंदर AST मोर देन ALT है विद वैल्यूज मोर देन 1000, एक्यूट रेब्डोमाइलिसिस मसल इंजरी। एंड द लास्ट केस हमारे पास है AST मोर देन ALT, जहाँ पे AST की वैल्यूज जो है वो लेस देन 150 है और विद इन 5 टाइम्स द नॉर्मल है। इसके अंदर मैंने बोला था अगर माइल्ड इंक्रीज है AST का और हमें लीवर फंक्शन देखना है, अगर लीवर डिरेंज्ड है, लीवर में कुछ गड़बड़ है, तो उसमें हमेशा हमें एल्कोहल देखना है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज एल्कोहलिक लीवर इंजरी, इसमें AST ALT रेशियो अगर मोर देन 2:1 है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। इफ AST is to ALT वैल्यू मोर देन 3:1 इट इज डेफिनेटिव ऑफ एल्कोहलिक लीवर इंजरी। एंड नॉन हेपेटिक कॉजेज आर हाइपोथायराइड, मैक्रो AST, मायोपैथी, स्ट्रेनस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक बार दोबारा से देखना, बहुत आसान है, प्लस डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिर्फ लीवर फंक्शन के बेसिस पे, सिर्फ OTPT के बेसिस पे हम ये सारे डायग्नोसिस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो हमने जैसे अब इसमें देखा एंजाइम्स हमने एंजाइम्स देख लिए इसमें, जैसे हमारा लीवर है, ये हमारा फिर यहाँ से बिलियरी सिस्टम है। तो बिलियरी सिस्टम में अगर हमारा लीवर में इंजरी होगी तो हमारा OTPT रेज होंगे, ये हमने देख लिए। अब हमें देखना है कि कोलेस्टेसिस के जो एंजाइम्स हैं, यानी ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इस बिलियरी सिस्टम में कहीं भी, तो हमारे कौन से एंजाइम्स रेज होंगे। सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटाथियोन ट्रांसपेप्टिडेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेज। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे पहले, फिर वही चीज़ जैसे हमने OT देखा था, SGOT, इट इज़ लीवर नॉन स्पेसिफिक, लीवर नॉन स्पेसिफिक। ऐसे ही हमारे पास सेम एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये बाइल डक्ट नॉन स्पेसिफिक है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, इट इज़ प्रेजेंट इन बोन, इट इज़ प्रेजेंट इन बाइल डक्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन किडनी, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। तो अगर कहीं भी कुछ इंजरी होगी, कहीं भी कुछ डैमेज होगा तो ALP विल इंक्रीज। तो अगर किसी पेशेंट में आइसोलेटेड ALP इंक्रीज है तो ऐसे में मैं हमेशा ये बोल दूं कि वहाँ पे कोलेस्टेसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ALP इंक्रीज है तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, या तो मुझे आइसो एंजाइम्स कराने पड़ेंगे ALP के विच इज स्पेसिफिक टू द लीवर, या मैं दूसरा टेस्ट करा सकता हूँ जैसे हमने पढ़ा गामा ग्लूटाथियोन ट्रांसपेप्टिडेज और 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये स्पेसिफिक हैं बाइल डक्ट के लिए या बिलियरी सिस्टम के लिए, कि मतलब अगर ये इंक्रीज हैं तो बिलियरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है ना है, मतलब है ही है। तो अगर ALP रेज्ड है तो सिर्फ इसके बेसिस पे कभी नहीं बोलना है कि लीवर में मतलब ये बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो GGT या 5 न्यूक्लियोटाइडेज कराओ या ALP का लीवर स्पेसिफिक आइसो एंजाइम कराओ, जब तक नहीं बोलेंगे। तो ALP इज ऑल्सो इंक्रीज इन लीवर डिजीज, ऑल्सो इंक्रीज इन बोन डिसऑर्डर, नॉर्मल रेंज इज लेस देन 95, इट्स लेवल आर सिग्निफिकेंटली हायर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। इसलिए कभी भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कराओगे तो ALP इज ऑलवेज ऑलमोस्ट अबव नॉर्मल इन चिल्ड्रन। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करवाना। चिल्ड्रन में नॉर्मली इट इज़ मोर ओनली, क्योंकि ग्रोइंग एज है तो उसके अंदर बोन की वजह से टर्नओवर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ALP रेज्ड है। उसमें लीवर दिक्कत नहीं है, उसमें बोन की वजह से इट इज़ रेज्ड। तो इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन जैसे बताया था हमेशा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को
कभी सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बेसिस पे नहीं जज करना है, कभी नहीं बोलना है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज कब ये नॉर्मली इंक्रीज होगा? नॉर्मली इट इज इंक्रीज इन एज मोर देन 60 ईयर्स, इट इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, इट इज सीन टू बी इंक्रीज इन ब्लड ग्रुप ओ एंड बी इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट जो ग्रोइंग फेज में है, तो रैपिड बोन ग्रोथ की वजह से इट इज इंक्रीज। तो हमेशा जैसे बताया था ALP अगर कभी भी इंक्रीज होगा तो उसमें GGT या 5NT हमेशा करवाना है, जब भी हम बोलेंगे कि इट इज लिवर डिजीज, क्योंकि GGT एंड 5NT आर लिवर स्पेसिफिक। अब आइसो एंजाइम्स करा सकते हैं या हम इसकी जगह, आइसो एंजाइम्स क्या हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज के एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स हैं, टाइप्स हैं कि एक हेपेटिक आइसो एंजाइम, कि अगर हेपेटिक आइसो एंजाइम ऑफ ALP इज रेज इसका मतलब कि लीवर में ही ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बोन आइसो एंजाइम रेज है इसका मतलब बोन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्लेसेंटल आइसो एंजाइम रेज है यानी प्लेसेंटा में दिक्कत है। इंटेस्टाइनल आइसो एंजाइम है मतलब इंटेस्टाइन में कहीं दिक्कत है। तो ये भी हम करा सकते हैं, या फिर ये GGT या 5NT भी करा सकते हैं। अब एलिवेटेड ALP है किसी पेशेंट में, तो उसके अंदर हमें कभी भी सीधा नहीं बोलना है कि लीवर इंजरी है। हम इसके या तो आइसो एंजाइम्स करेंगे या गामा GT और एंटी न्यूक्लियोटाइडेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज कराएंगे। अगर लीवर आइसो एंजाइम रेज्ड आया या इसके अंदर रेज GGT आया या रेज 5NT कराया, तब हम उसे बोलेंगे कि जो बाइल डक्ट है बिलियरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बोन स्पेसिफिक ALP आइसो एंजाइम रेज्ड आया या GGT नॉर्मल आया, 5NT नॉर्मल आया, तो उसमें हम बोन सस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे में हम बोन डिसऑर्डर सस्पेक्ट करेंगे। हमेशा सिर्फ एलिवेटेड ALP के बेसिस पे कभी नहीं बोलना है कि हमारा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो एंजाइम ऐसे इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस, सबसे पहले जैसे हमने देखा था प्री हेपेटिक जॉन्डिस था, हेपेटिक जॉन्डिस था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था। अगर मेरा प्री हेपेटिक जॉन्डिस यानी लीवर के ऊपर ब्लड में ही कहीं दिक्कत है, तो ऐसे में तो ALT-AST क्या सजेस्ट करेंगे कि लीवर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। ALP क्या सजेस्ट करेगा जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहीं दिक्कत है। तो अगर OTPT अगर मेरा ब्लड में कोई दिक्कत है तो ना मेरे लीवर में इन्फ्लेमेशन है ना मेरा ALP रेज होना चाहिए, तो ये नॉर्मल। अब हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्या है, यानी हेपेटाइटिस हो रहा है। हेपेटाइटिस हो रहा है तो ALT-AST तो मार्केटली इंक्रीज होंगे, जैसे हमने देखा था अभी पिछले स्लाइड्स में मोर देन 1000 होंगे। लेकिन वहाँ पे हमारा जो इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट साइन क्या है? सेलुलर स्वेलिंग। तो उसकी वजह से हमारा जो बिलियरी डक्ट है इंट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो उसकी वजह से ALP विल स्लाइटली इंक्रीज। देन अनदर इज ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में तो वही दिक्कत रहे कि बिलियरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसके अंदर ALP तो मार्केटली रेज होगा, लेकिन बैक फ्लो की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाइल इकट्ठा होता जाएगा लीवर के अंदर एंड इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। तो माइल्ड OTPT विल ऑल्सो इंक्रीज। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज जैसे हमने देखा था इट इज स्पेसिफिक टू द लीवर, है ना। जैसे ALP अगर हमारा रेज्ड आता है तो उसमें हम कह नहीं सकते कि इट इज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन ओनली, लेकिन GGT कराएंगे तो वी कैन किस से, क्योंकि इट इज स्पेसिफिक टू द लीवर। अगर ये रेज्ड है तो इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इट कुड बी कोलिंजाइटिस, इट कुड बी कोलिसिस्टाइटिस, इट कुड बी बिलियरी एक्टेरिया और इट कुड बी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से हमारा इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। देन 5 न्यूक्लियोटाइडेज जैसे ये था वही सेम जैसे GGT था सेम वही इसकी भी रोल है। वैल्यूज 2 to 15। इसके अंदर हमारे जब भी हम ये करवाएंगे तो इट इज़ नॉर्मल इन द बोन डिजीज पेशेंट, वाइल इफ इट इज़ इंक्रीज इट इज़ सजेस्टिव कि कहीं ना कहीं बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट है। अब इसमें अप्रोच फिर से देखेंगे। इसके अंदर अप्रोच टू आइसोलेटेड ALP इंक्रीज। कोई मैंने पेशेंट का आया, LFT मैंने कराया, उसके अंदर सिर्फ ALP रेज्ड है, तो ALP रेज्ड है तो इसमें क्या करेंगे? अगर ALP रेज्ड है तो फिर वही चीज़, कभी भी हम आइसोलेटेड ALP रेज्ड में कभी नहीं बोलेंगे कि बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे में सबसे पहले मैं इसका या तो आइसो एंजाइम कराऊंगा या GGT कराऊंगा या 5 न्यूक्लियोटाइडेज कराऊंगा। अब इसमें मान लो GGT और 5 न्यूक्लियोटाइडेज भी रेज्ड आ गया ALP के साथ, अब मैं इसे बोलूंगा कि हाँ मेरा लीवर इन्वॉल्व है। अब लीवर इन्वॉल्व में वही चीज़ हमें देखना है, ये मेरा लीवर है, ये बिलियरी सिस्टम है। अब इसके अंदर कॉज क्या हो सकता है कि या तो मेरी बाइल डक्ट के अंदर कोई दिक्कत है कि उसके अंदर की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, या दूसरा है कि बाहर कोई मांस है, बाहर कोई टिश्यू है जिसने मेरी जो बाइल डक्ट है उसको कंप्रेस किया, जिसकी वजह से पीछे जो मेरा ये है बाइल है वो एक्यूमुलेट हो गया। तो वो चीज़ कैसे देखें? वो चीज़ देखने के लिए सबसे पहले विल डू USG। अब USG के बेसिस में मैं सबसे पहले इसमें देखूंगा कि अब मेरे पास एक तो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम ये जो बनाया, इसके अंदर दूसरा है मेरा इंट्रा हेपेटिक बिलियरी डक्ट्स। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले इंट्रा हेपेटिक बिलियरी डक्ट देखूंगा कि वो डायलेटेड है या नहीं है। अगर वो डायलेटेड है इसका मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा इधर, तो उसकी वजह से बाइल पीछे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होने की वजह से ये जो इंट्रा हेपेटिक चैनल्स हैं ये डायलेट हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि USG होल ऑफ डवन के अंदर इज देयर एनी इंट्रा हेपेटिक
bile duct obstruction. If intrahepatic bile duct obstruction is present, it means extrahepatic cholestasis. दिक्कत कहीं ना कहीं extrahepatic duct में है. तो it is surgical cause. Investigation of choice depends on the condition. It could be CT or ERCP. It is P. Then extrinsic cause, intrinsic cause. अब इसमें देखना है कि क्या ये जो मेरी दिक्कत है ये बाइल डक्ट के अंदर दिक्कत है या बाहर से कोई टिश्यू कंप्रेस कर रहा है मेरी बाइल डक्ट को. तो इंट्रिंसिक कॉजेज कुड बी कोलिडोकोलिथियासिस, बाइल डक्ट में स्टोन है. अनदर कॉज कुड बी इम्यून मीडिएटेड डक्ट इंजरी like autoimmune pancreatitis, primary sclerosing cholangitis, infections like AIDS, cytomegalovirus, cryptosporidiosis, microsporidiosis, ascariasis, and some malignancies from inside of the duct, मतलब duct की malignancies like ampullary cancer और cholangiocarcinoma. फिर हमें दूसरा इसके अंदर देखना है कोई एक्सट्रिंसिक कॉज तो नहीं है, बाहर से कोई मैलिग्नेंसी है, बाहर से कोई टिश्यू कंप्रेस तो नहीं कर रहा हमारी बाइल डक्ट को, तो उसके अंदर इट कुड बी मैलिग्नेंसी लाइक जीबी कैंसर, मेटास्टेसिस, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, मेरिजी सिंड्रोम, पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रेटिक शूडोसिस्ट. फिर अब मुझे दूसरी चीज़ देखनी है कि अगर इंट्राहेपेटिक तो नहीं है. मान लो मैंने सबसे पहले यूएसजी कराया, एएलपी रेस था, मैंने जीजीटी एंड ये सबसे पहले मैंने एएलपी रेस था, मैंने जीजीटी और न्यूक्लियोटिडेज कराया, वो भी मेरा रेस आया. इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा बाइल डक्ट इन्वॉल्व है. मैंने यूएसजी कराया, मेरा इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट मतलब डायलिटेशन नहीं है. इसका मतलब बाहर यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है, ये सब सही है. तो इसका मतलब दिक्कत कहीं अंदर है, इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट में दिक्कत है. तो मैंने यूएसजी कराया, यूएसजी में इंट्राहेपेटिक बिलियरी डायलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है, दिक्कत मेरी इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट में है. कॉजेज कुड बी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, सार्कोइडोसिस एंड सम ड्रग्स. ड्रग्स की ये लिस्ट है, ये एक बार याद ही करनी पड़ेगी. इसमें द ड्रग्स विच कॉजेज ब्लैंड कोलेस्टेसिस लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ईस्ट्रोजन. Drugs which causes cholestatic hepatitis like ACE inhibitors, amoxiclav, ketoconazole, azathioprine, chlorpromazine, NSAIDs. Then drugs which causes granulomatous hepatitis like allopurinol, sulfonamides, carbamazepine, most common cause. Then phenytoin, hydralazine, quinine, procainamide. Then drugs which causes vanishing bile duct syndrome like amoxiclav, macrolides. ठीक है, ये सारा करेंगे. अब मान लो इसके बाद भी मेरे पास कोई कॉज नहीं मिलता है, सब चीज़ नेगेटिव है. मैंने यूएसजी कराया, वो भी नॉर्मल है. यूएसजी के बाद फिर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस के कॉजेज देख लिए, वो भी नॉर्मल है, वो भी नेगेटिव मिलते हैं. फिर मुझे इनहेरिटेड कॉजेज को देखना है लाइक डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम. तो ये हमारी अप्रोच है आइसोलेटेड एएलपी. इसमें फिर से देख लेते हैं. जैसे अगर कोई पेशेंट आया, मैंने एलएफटी कराया, उसके अंदर आइसोलेटेड एएलपी रेज्ड है, तो उसके अंदर मुझे जीजीटी न्यूक्लियोटिडेज कराना है. अगर ये भी रेज्ड आता है, इट इज सजेस्टिव कि मेरा लीवर में बिलियरी डक्ट में कहीं दिक्कत है. ऐसे में सबसे पहले मैं यूएसजी कराऊंगा. यूएसजी में एल सी फॉर इंट्राडक्टल डायलेशन. अगर इंट्राडक्टल डायलेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द लीवर है, आउटसाइड बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर सजेस्टिव ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस. सर्जिकल कॉजेज कुड बी इंट्रिंसिक कॉज, एक्सट्रिंसिक कॉज. इंट्रिंसिक कॉज कुड बी कोलिडोकोलिथियासिस, इम्यून मीडिएटेड डक्ट इंजरी, autoimmune pancreatitis, primary sclerosing cholangitis, infections and malignancies. Then extrinsic causes could be malignancies which are compressing the bile duct, Mersey syndrome, pancreatitis, pancreatic pseudocyst. अगर वहीं पे इंट्राहेपेटिक डक्ट डायलेशन किसी पेशेंट का मैंने एएलपी कराया, जीजीटी रेज, फिर एएलपी कराया, उसके बाद मैं जीजीटी न्यूक्लियोटिडेज कराऊंगा, अगर वो भी रेज आया, इसका मतलब कि मेरा कहीं ना कहीं बिलियरी सिस्टम में इन्वॉल्व है. फिर मैं यूएसजी कराऊंगा. यूएसजी में इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट डायलेशन नहीं है, इसका मतलब इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है. तो कॉजेज कुड बी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, सार्कोइडोसिस और सम ड्रग्स. दीज आर दी ड्रग्स. अगर ये भी सब नेगेटिव आता है, देन विल सस्पेक्ट इनहेरिटेड कॉजेज लाइक डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम. ठीक है. नेक्स्ट इज टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ द लीवर. तो ये तो हमारे ओटीपीटी हो गए. अब लीवर कुछ चीज़ें सिंथेसाइज भी करता है. टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन, तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन लीवर जो है क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है, प्लस हमारे पास प्रोटीन सिक्रीट करता है. इसके अंदर मेजर पार्ट आर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन सिक्रीट नहीं मतलब बनाता नहीं है, लेकिन ग्लोबुलिन भी इसका लीवर फंक्शन में वी कैन चेक. अभी देखेंगे ग्लोबुलिन कैसे काम करता है. तो फर्स्ट इज सीरम एल्ब्यूमिन. सीरम एल्ब्यूमिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. इट इज प्रीडोमिनेंट प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है इसकी, टी हाफ ऑफ एल्ब्यूमिन इज अराउंड 20 days. तो अगर मेरे पास एक्यूट हेपेटिक इंजरी है तो उसमें मेरा एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा एल्ब्यूमिन पहले बन चुका है उसकी टी हाफ 20 days है, वो 20 days में उसका इफेक्ट दिखेगा. तो एक्यूट कंडीशंस में एल्ब्यूमिन कम नहीं हो सकता है ना. सिंथेसिस फंक्शन में देख रहा हूँ, लेकिन एल्ब्यूमिन जो है नेगेटिव फेज रिएक्टेंट है, तो किसी इंजरी में एल्ब्यूमिन को डिक्रीज, लेकिन लीवर इंजरी में एज सच
इंडिकेटिंग कि लीवर इंजरी हुई है एक्यूट कंडीशन में, इट इज़ नॉट अ गुड मार्कर। तो एल्बुमिन रिडक्शन इन एल्बुमिन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज इम्पेयर्ड सिंथेसिस, या तो लीवर सिंथेसिस नहीं कर पा रहा। क्यों? कॉजेज कुड बी माल न्यूट्रिशन, जो एडिक्वेट अमीनो एसिड्स हमें चाहिए वही अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो माल न्यूट्रिशन, पहले तो वो अमीनो एसिड्स मिल ही नहीं रहे, अमीनो एसिड्स मिल गए तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। या हिपेटिक डिस्फंक्शन, अगर अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो गई तो लीवर उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि पेशेंट को अंडरलाइन सिरोसिस है, लीवर डैमेज हो चुका है। और अगर एल्बुमिन का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, यानी एल्बुमिन बन तो एडिक्वेट रहा है लेकिन लूज बहुत हो रहा है, एग्जांपल एसाइटिस, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी, मतलब सारा का सारा एल्बुमिन बन रहा है लेकिन वो सब निकल रहा है। और इट कैन रिजल्ट इन पेरिफेरल एडीमा, क्योंकि हमारा एल्बुमिन जो है ऑनकोटिक प्रेशर को इनसाइड ब्लड वेसल रेज करता है, जिसकी वजह से वो वाटर को खींच के रखता है। अगर एल्बुमिन कम होगा तो वाटर विल एक्स्ट्रावेजेट और उसकी वजह से ये पिटिंग टाइप ऑफ पीडल एडीमा दिखेगा। तो नेक्स्ट, इट इज ड्यू टू इट्स स्लो टर्नओवर, जैसे देखा था टी हाफ जो है वो 20 डेज की है, टी हाफ इज 20 डेज, तो इट हैज स्लो टर्नओवर, तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ एक्यूट लीवर डिस्फंक्शन। अगर किसी पेशेंट में हम एक्यूट हेपेटाइटिस सोच रहे हैं और एल्बुमिन लेस देन 3 है, तो उसमें ये चीज़ हमें देखना है कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि क्रॉनिक लीवर डिजीज, अंडरलाइन क्रॉनिक लीवर डिजीज भी है, या कोई क्रॉनिक कंडीशन चलती आ रही, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो वो चीज़ हमें देखना है। नॉन हेपेटिक कॉजेज ऑफ हाइपोएल्बुमिनीमिया क्या है? हमने देखा था, अगर एल्बुमिन मेरा कहीं से भी लूज हो रहा है, लाइक प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी और प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें मेरा एल्बुमिन बंद हो रहा है लेकिन किडनी से और जीआईटी के थ्रू एक्सक्रीट होता जा रहा है, सब निकल रहा है, तो इसमें भी एल्बुमिन कम होगा मेरा। देन सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन क्या है? लीवर सिंथेसाइज नहीं करता है सच ग्लोबुलिन। जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये मेरा बी सेल है, बी सेल किसी को भी टारगेट करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये रिसाइकल होने के लिए जाती है लीवर के पास, लेकिन मेरा लीवर डिस्फंक्शन है, लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर ठीक से इंजर्ड है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन वैल्यूज विल इंक्रीज। तो ये चीज़ ग्लोबुलिन का रेश और ये चीज़ ग्लोबुलिन का सिग्निफिकेंस है। तो इन क्रॉनिक लीवर डिजीज ग्लोबुलिन इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम हिपेटोसाइट। तो आईजीए लेवल्स जो हैं इंक्रीज होता है इन ऑल टाइप ऑफ सिरोसिस, आईजीजी लेवल्स इंक्रीज होता है इन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसलिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में एक कैरेक्टरिस्टिक रेशियो होता है एजी रिवर्सल, एजी रिवर्सल, यानी ए है एल्बुमिन, जी है ग्लोबुलिन। नॉर्मली हमारा एल्बुमिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्लोबुलिन, लेकिन किसी का एलएफटी करवाया और उसके अंदर ग्लोबुलिन ज़्यादा है, अगर ग्लोबुलिन की वैल्यू ज़्यादा आती है उस एलएफटी में एज कम्पेयर टू एल्बुमिन, तो इट कुड बी अ कॉज ऑफ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऐसे पेशेंट को हमें स्क्रीन करना है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का, अगर एजी रिवर्सल आ रहा है उस पेशेंट में। देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन जैसे पता है पीटी, क्लॉटिंग फैक्टर्स, लीवर हमेशा लीवर इज सोर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। तो अगर लीवर डिसफंक्शन होगा तो उसके अंदर पीटी, एपीटीटी विल बी, पीटी एंड आईएनआर विल बी डिरेंज्ड। अब इसके अंदर क्या है, हमें एक चीज़ सबसे पहले देखना है, अगर हमें पीटी इंजर्ड है, यानी सॉरी आईएनआर जो है डिरेंज्ड है, तो उसके अंदर डायरेक्टली हम ये नहीं बोलेंगे कि लीवर इंजरी है। हमेशा हम पीटी और आईएनआर को चेक करते हैं, एक तो विटामिन के देने से पहले, एक विटामिन के देने के बाद। क्यों? क्योंकि लीवर कार्बोक्सिलेशन करता है ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 27910, 27910 कार्बोक्सिलेशन करता है लीवर। कार्बोक्सिलेशन मतलब एक तरह से एक्टिवेट करता है, तो एक्टिवेट करता है विद को फैक्टर विटामिन के। तो अगर मेरे पास विटामिन के डेफिशिएंट है तो ऐसे में भी मेरा पीटी एंड आईएनआर विल बी डिरेंज्ड। तो किसी भी पेशेंट में अगर आईएनआर इज डिरेंज्ड, मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि इट इज़ ड्यू टू सीएलडी और इट इज़ ड्यू टू सम लीवर इंजरी। सबसे पहले मुझे एडिक्वेट विटामिन के सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं दोबारा से टेस्ट करूंगा। अगर फिर भी पीटी एंड आईएनआर वैल्यूज आर नॉट कमिंग टू द नॉर्मल लिमिट्स, नाउ आई विल से कि इट इज ड्यू टू लीवर इंजरी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिपेंड्स ऑन द क्लॉटिंग फैक्टर 5, 7 एंड 10। तो डेफिशिएंसी ऑफ दीज फैक्टर विल कॉजेज प्रोलॉन्ग पीटी एंड आईएनआर। अब टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन, अब लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई भी करता है, जैसे जीआईटी के थ्रू हमारा अमोनिया सिक्रीट होता है NH3, और NH3 लीवर उसे यूरिया ये यूरिया साइकिल के थ्रू हमारा यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया इज फ्रीली एक्सक्रीटेबल, वो किडनी से बाहर निकल जाता है। अमोनिया वहीं पे अगर हमारे पास लीवर डिस्फंक्शन होता तो ये साइकिल हमारी नहीं हो पाती, अमोनिया ब्लड के अंदर बढ़ता जाता, इट विल कॉज हिपेटिक एनकेफ और पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम, और सब्सिक्वेंटली वो दूसरी स्लाइड उसमें देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि उसके अंदर हिपेटिक एनकेफ एंड फर्दर डिरेंजमेंट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें वी कैन मेजर ब्लड अमोनिया लेवल्स और दूसरा हिप्योरिक एसिड टेस्ट। अब ब्लड अमोनिया जैसे पढ़ा था, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी फ्रॉम नॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और बाय इंटरस्टिशियल बैक्टीरिया। फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया लीवर में क्या होता है,
यूरिया इज कन्वर्टेड, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया वाया यूरिया एसिड साइकिल, और यूरिया फ्रीली एक्सक्रीट होता है फ्रॉम किडनी। और मसल्स के अंदर क्या होता है, अमोनिया इज कंबाइंड विद ग्लूटामिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिन विच इज ऑल्सो एक्सक्रीटेबल। तो हमें ब्लड अमोनिया वी कैन चेक, अगर ब्लड अमोनिया रेज्ड है तो देयर आर चांसेस कि लीवर कहीं ना कहीं इंजर्ड है, और लीवर इंजर्ड है तो इसकी वजह से अमोनिया हमारा रेज्ड है, ठीक है। तो पेशेंट कैन डेवलप हिपेटिक एनकेफ। देन हिप्योरिक एसिड टेस्ट, ये लास्ट है। हिप्योरिक एसिड टेस्ट क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ फिनॉल्स। हम जैसे फिनॉल्स लेते हैं, फिनॉल्स किस किस के अंदर होता है, टी, वाइन्स, फ्रूट जूसेस। तो फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू हिप्योरिक एसिड, और वो हमारा किडनी के अंदर फ्रीली एक्सक्रीटेबल है, और ये कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर। अगर ये लीवर में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे में जो हिप्योरिक एसिड टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें हमें हिप्योरिक एसिड मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ हम दूसरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ लीवर इंजरी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ एक बार देखना लीवर फंक्शन टेस्ट, तो हम सिर्फ एलएफटी के बेसिस पे बहुत सारा डायग्नोसिस तक जा सकते हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हमें इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लिनिकली देख के, सिर्फ एक रिपोर्ट करवा के हम बहुत सारे डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे वीडियो को एक बार देखना, अच्छी तरह इंटरप्रेट करना और अपने पेशेंट्स में अप्लाई करके देखना, और फिर उसके बाद अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, है ना। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान, थैंक यू।